इतिहास यानी कि हिस्ट्री एक ऐसा विषय जिसके बारे में अगर कोई व्यक्ति चर्चा करना चालू कर दे तो उसे ख़त्म करना नामुमकिन की तरह हो जाता है, क्योंकि हमारे इतिहास में हमारे जानने के लिए इतना कुछ है जिसके बारे में कुछ कहना ही नहीं है। चाहे वो एक विशाल युद्ध के बारे में हो, चाहे वो कोई महान राजा के बारे में हो, चाहे वो कोई महान इमारत के बारे में हो, या फिर कुछ भी। जानने के लिए तो बहुत कुछ है, इसीलिए हम आ चुके हैं आपके लिए एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। हम आज आपको ओटोमन डायनेस्टी जिसने टर्की पर राज किया था, उसके तीसरे सुल्तान के बारे में पूरी दास्तान देने वाले हैं। आपने हमारी पहले की 2 वीडियो यानी कि औरहान गाज़ी और ओस्मान गाज़ी की वीडियो देखी रखी होगी। अगर नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वो जाकर देख सकते हैं। फ़िलहाल हम आपको बताते हैं ओटोमन डायनेस्टी के तीसरे सुल्तान जिनका नाम था मुराद फर्स्ट, उनकी पूरी जीवन की दास्तान। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए और वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर दीजिए। दोस्तों, क्या ओटोमन डायनेस्टी के तीसरे सुल्तान मुराद फर्स्ट एक महान योद्धा हुआ करते थे या फिर एक कायर योद्धा हुआ करते थे? क्या इन्हें युद्ध लड़ना आता था, युद्ध नीतियों के बारे में पता था, या फिर ये सिर्फ एक नाम के सुल्तान हुआ करते थे? इसी सब बातों के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। मुराद फर्स्ट का जन्म हुआ था 29 जून 1326 में बुरसा में, जो आज टर्की में स्थापित है। मुराद फर्स्ट का शासन 1362 से 1389 तक हुआ करता था। इनके पिता का नाम औरहान गाज़ी और इनकी माता का नाम न्यूलिफर खातून हुआ करता था। मुराद फर्स्ट को ओटोमन डायनेस्टी की गद्दी तब मिली जब इनके बड़े भाई सुलेमान पाशा और इनके पिता औरहान गाज़ी की मृत्यु हो गई थी। इसलिए अब हक से मुराद फर्स्ट ही ओटोमन डायनेस्टी के अगले सुल्तान हो सकते थे। मुराद फर्स्ट के बाद ओटोमन डायनेस्टी के अगले सुल्तान बेयज़ीद फर्स्ट हुआ करते थे, जो कि मुराद फर्स्ट के बेटे हुआ करते थे। मुराद फर्स्ट की बीवी का नाम गुलिसे खातून हुआ करता था और उसकी दूसरी बीवी का नाम थामारा खातून हुआ करता था। मुराद फर्स्ट का पूरा नाम मुराद बिन ओस्मान है। मुराद बिन ओस्मान ने अपने शासनकाल के शुरुआती दौर में टर्की में स्थापित एड्रिनोपल पर हमला कर दिया था, जो कि उस समय के ठीक-ठाक राज्यों में गिने जाते थे। उस पर हमला करके उसने एड्रिनोपल का नया नाम एड्राइन रख दिया था, जिसे उन्होंने ओटोमन डायनेस्टी का अगला राजधानी भी बनाया था। अपने आसपास के राज्यों को जीतने के बाद मुराद बिन ओस्मान की नज़र साउथ ईस्ट के यूरोप तरफ पड़ी। उसने साउथ ईस्ट के यूरोप के शुरुआती जंगलों और पहाड़ों पर अपना शासन जमा लिया था, जिसकी मदद से वो यूरोप के आसपास के राज्यों पर कभी भी हमला कर सकते थे। और अब जब अपनी शासन की सीमाओं को बढ़ाने के बाद उन्होंने बल्गेरिया और सर्बिया के सुल्तानों को मजबूर कर दिया कि वो मुराद फर्स्ट को भारी मात्रा में टैक्स दें। इसके अलावा उन्होंने रोमन एम्परर जॉन 5 पेलेगोस से भी भारी मात्रा में टैक्स वसूल किया था। ओटोमन पर रिसर्च करने वाले रिसर्चर्स या कई हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि मुराद फर्स्ट ने अपनी ज़िंदगी में कुछ टाइटल्स हासिल किए थे, जो थे मुराद बे, मुराद गाज़ी, मुराद खान, मुराद मेलिक उ मुलूक। इसके अलावा बल्गेरियन और सर्बियन के ओटोमन पर रिसर्च करने वाले हिस्टोरियंस मानते हैं कि मुराद फर्स्ट ने अपने टाइटल में एक और टाइटल जोड़ा था, जो कि था तसार। कुछ हिस्टोरियन से हमें यह भी पता चला है कि मुराद बिन ओस्मान पढ़े लिखे नहीं थे। उन्हें पढ़ने लिखने में कोई भी दिलचस्पी नहीं हुआ करती थी। मुराद बिन ओस्मान तो यहाँ तक अपना सिग्नेचर भी नहीं कर पाते थे। जब 1353 में एक ट्रीटी साइन करने के लिए मुराद बिन ओस्मान के सामने आई, तो उन्होंने साइन करने के बजाय अपना अंगूठा इंक से पोत कर वहाँ पर लगा दिया था। मुराद बिन ओस्मान एक बहुत ही अच्छे सैनिक हुआ करते थे। मुराद बिन ओस्मान को युद्ध नीतियों के बारे में बहुत ज़्यादा ज्ञान हासिल थी। मुराद बिन ओस्मान की रणनीतियों के बारे में इस तरह हमें पता चलता है कि उन्होंने 1385 से पहले
कर्मान और सर्ब्स, अरबियन, बल्गेरियन और हंगेरियंस जो कि यूरोप में था, सब पर एक साथ ही हमला कर दिया था और इसमें से किसी भी युद्ध में उन्होंने हार का सामना नहीं किया था। उनके ज़बरदस्त सेनापति उन्हें सारे युद्ध जीत कर ला दिया करते थे। इन पांचों युद्ध को जीतने के बाद उनका मनोबल बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था और उनकी सेना भी बहुत ही ज़्यादा विशाल हो गई थी। उसके बाद 1385 में उन्होंने सोफिया नामक राज्य को अपने अधीन कर लिया था, जिसके मदद से सोफिया की विशाल सेना भी ओटोमन डायनेस्टी के अधीन में आ चुकी थी। मगर इतने सारे युद्ध के जीतने के बाद मुराद फर्स्ट को एक जगह हार का सामना भी ज़रूर करना पड़ा था, जब उन्होंने सर्बिया के सुल्तान लज़ार हेरजोनोविक को पर हमला किया था। तब प्रिंस लज़ार ने उन्हें बहुत ही बुरी तरह हार का सामना करवा दिया था, जिसके वजह से मुराद फर्स्ट को सर्बिया से जानी दुश्मनी हो चुकी थी। उन्होंने यह ठान लिया था कि जब तक वो प्रिंस लज़ार को मार न दे, तब तक वो आराम नहीं करेंगे। जिस युद्ध में प्रिंस लज़ार ने ओटोमन डायनेस्टी के सुल्तान मुराद फर्स्ट को हार का सामना करवाया था, उस बैटल को बैटल ऑफ ब्लूनिक के नाम से भी जाना जाता है। उस युद्ध में ओटोमन डायनेस्टी को बहुत ही ज़्यादा नुकसान का सामना भी ज़रूर करना पड़ा था। उन्होंने ये पहले से सोच लिया था कि वो सर्बिया को हासिल करने के बाद नीस पर तुरंत ही हमला कर देंगे, मगर अब यहाँ पर मामला कुछ उल्टा हो गया था, क्योंकि वो सर्बिया पर बहुत ही बुरी तरह से हार चुके थे। इसलिए अब वो नीस पर भी अपना शासन नहीं जमा पाए थे और वो जैसे तैसे कर कर अपनी सीमा के अंदर आ चुके थे। अपने शासन के शुरुआती दौर पर शासन करने वाले एड्रियानोपल राज्य पर उन्होंने अब कुछ किले और बहुत ही विशाल किला बनाना चालू कर दिया था, ताकि कोई सेना अगर उन पर आक्रमण करे तो उनका वो मुंह तोड़ जवाब दे पाए। मुराद फर्स्ट ने इसके अलावा एक और महान काम किया था, जहाँ पहले ओटोमन डायनेस्टी के पहले के सुल्तान यानी कि ओरहान गाज़ी, ओस्मान गाज़ी के समय में एक ओस्मानी ट्राइब हुआ करता था, यानी कि ओस्मानी कबीला हुआ करता था, जिसमें ओस्मान डायनेस्टी के बहुत ही ज़्यादा अहम लोग हुआ करते थे। उन्हें ख़त्म कर दिया गया था, मगर उस ट्राइब को दोबारा से मुराद फर्स्ट ने स्थापित कर दिया था और अब उन्होंने अक्लमंद और भरोसेमंद लोगों को उस ट्राइब में डालना चालू भी कर दिया था। इसके वजह से उन्होंने 1363 में सुल्तान का टाइटल भी जीत लिया था। जहाँ पहले हमने आपको बताया था कि मुराद बिन ओस्मान के पिता का नाम ओरहान गाज़ी और उनकी माता का नाम वालिदे खातून या फिर न्यूलिफर खातून हुआ करता था। न्यूलिफर खातून के पिता का नाम यारिसर हुआ करता था। आखिरकार 1389 में मुराद बिन ओस्मान की सेना ने सर्बिया की आर्मी को हरा दिया था, जो कि प्रिंस लज़ार रेब्लोनोजोविक के शासन में चल रहा था और उस युद्ध को बैटल ऑफ कोसोवो भी माना जाता है। अब हम जरा सी चर्चा इस पर भी कर लेते हैं कि आखिर इतने महान शहंशाह और जंगबाज का इंतकाल यानी कि मृत्यु कैसे हुई। जब वो अपना आखिरी युद्ध बैटल ऑफ कोसोवो लड़ रहे थे सर्बिया के सुल्तान प्रिंस लज़ार के खिलाफ, तो ये माना जाता है कि उसी युद्ध में प्रिंस लज़ार और मुराद बिन ओस्मान की मृत्यु हो गई थी। वहीं कुछ अलग हिस्टोरियंस मानते थे कि जैसे ही युद्ध शुरुआत हुआ था, तो उसी के कुछ 1 घंटे बाद मुराद फर्स्ट का इंतकाल हो चुका था। ये माना जाता है कि जब बैटल ऑफ कोसोवो चालू हो चुका था और करीब 1 घंटा बीत चुका था, तो शाम होने लगी और उसके बाद रात के अंधेरे में एक शख्स मिलोस ओबिलिक ने चाकू की धार से मुराद बिन ओस्मान का कत्ल कर दिया था, जिसे शायद ही पकड़ा गया था। इसके अलावा कुछ साइट्स हमें ये बताते हैं कि मुराद बिन ओस्मान की मृत्यु तब हुई थी
जब जंग ख़त्म होने के बाद वो बैटलफ़ील्ड का एक चक्कर लेने गए थे, उसी समय लज़ार के एक सैनिक ने उन्हें मार दिया था। 20 अक्टूबर 1389 को फ्लोरेंटीन सेनेते के राजा कोलुखियोन सैलुतेती ने बोस्निया के राजा त्वरतुको फर्स्ट को एक खत लिखा था, जिसमें उन्होंने भी ये लिखा था कि मुराद फर्स्ट या मुराद बिन ओस्मान की मृत्यु उसी तरह हुई थी कि जब वो अपने खेमे में रात के अंधेरे में सोए हुए थे, तब मिलोस ओब्लिग नाम के शख्स ने उनकी चाकू की धार से हत्या कर दी थी। और उनकी हत्या इस तरह हुई थी कि मिलोस ओबिलिक ने मुराद बिन ओस्मान के गले और कमर पे चाकू का वार किया था। इसलिए ज़्यादातर हिस्टोरियंस आज ये मानते हैं कि मुराद बिन ओस्मान की मृत्यु उनके टेंट के अंदर ही हो गई थी। जब युद्ध खत्म हुआ तब मुराद बिन ओस्मान के सैनिकों और सामंतों को ये पता चला कि मुराद बिन ओस्मान की मृत्यु हो चुकी है। तब मुराद बिन ओस्मान के कुछ भरोसेमंद सैनिकों ने मुराद बिन ओस्मान की इंटरनल ऑर्गन्स को निकालकर बैटल ऑफ कोसोवो यानी कि कोसोवो की ज़मीन पर ही गाड़ दिया था, ताकि उनके इंटरनल ऑर्गन्स को कुछ डैमेज ना हो जब वो उन्हें बरसात की तरफ ले जाएं। और जहां उनके इंटरनल ऑर्गन्स को दफना दिया गया था, आज वो जगह मैसेदे हुआदेगर में स्थापित है, जो आज इस्लाम मानने वाले व्यक्तियों के लिए एक पवित्र जगह बन चुकी है। इसके अलावा उनके बाकी के शरीर को बुरसा ले गया था, मगर कुछ समय बाद ही ओटोमन डायनेस्टी की राजधानी एनाटोलिया पर उनका शव ले गया और उनकी कब्र को वहीं पर दफना किया गया, जो आज टर्की में एनाटोलिया में स्थापित है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये ओटोमन डायनेस्टी की सीरीज़ की वीडियोस पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन भी ज़रूर दबा लें। और हम आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।